हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देखें आप सभी के लिए नमस्कार। कल हमने जो क्लास 11th है उसमें बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवता के जो लक्षण थे उसमें 4 लक्षणों का अध्ययन किया था हमने। पहला जो लक्षण था वो कोशिकीय संगठन जो हमने पढ़ा था। दूसरा जो लक्षण था वो हमारी गति। तीसरा लक्षण था वो हो गई हमारी वृद्धि जिसको ग्रोथ कहते हैं। और चौथा जो लक्षण था हमारा वो है जनन। अब इन 4 लक्षणों के बाद, सजीवता के इन 4 लक्षणों के बाद जो 5वां हमारा जो लक्षण आता है वो है श्वसन। 5वां जो लक्षण है वो क्या है? श्वसन। श्वसन को बोलते हैं रेस्पाइरेशन। श्वसन को क्या कहते हैं? रेस्पाइरेशन। सभी जो सजीव होते हैं उन सभी सजीवों में श्वसन होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जंतु हो। सभी जीवित प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया होती है, निर्जीवों में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती। देखिए श्वसन में क्या होता है। श्वसन के अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जब इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो ऐसी स्थिति में ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो सरल व अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। सरल व अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं और साथ में एनर्जी मुक्त होती है। और साथ में क्या मुक्त होती है? एनर्जी मुक्त होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर सरल व अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। सरल व अकार्बनिक पदार्थ में बदलकर ऊर्जा मुक्त करते हैं या निकालते हैं। बदलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं या ऊर्जा का निर्माण होता है। वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? श्वसन कहलाती है। देखो बच्चों, श्वसन जो है वो एक प्रकार की प्राणियों में या सभी जीवधारियों में होने वाली एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उन जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। और जब जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो सरल व अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं और साथ में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी श्वसन, रेस्पाइरेशन।
सभी जो सजीव होते हैं उन सभी सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया होती है और निर्जीवों में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती। अगर इसका हम रासायनिक समीकरण देखा जाए तो हम रासायनिक समीकरण से कैसे इसको व्यक्त करेंगे? रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पर जो इसका रासायनिक समीकरण है वो है आपका जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 इजकल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी ऊर्जा। ये आपका हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज एक प्रकार का जो पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये आपकी हो गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये आपकी कौन सी गैस है? कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड ये आपका वाटर, जल, और साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। ये जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो हमें एटीपी के रूप में, वो इस ऊर्जा का जो उपयोग है वो सभी प्राणी जो होते हैं वो अपने जो कार्य होते हैं उस कार्य करने में करते हैं। अब ये जो श्वसन की प्रक्रिया है तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण हो रहा है, और उनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जब जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो सरल व अकार्बनिक पदार्थ बनते हैं, और सरल व अकार्बनिक पदार्थ बनते हैं और साथ में ऊर्जा निकलती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और जब जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो इनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप सरल व अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा निकलती है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्या? श्वसन। क्या कहते हैं इसे? श्वसन कहते हैं। और श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो सजीवों में होती है, निर्जीवों में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती। तो ये आपका श्वसन हो गया। सजीवता का जो 5वां लक्षण है वो आपका श्वसन कंप्लीट हो गया। अब अगला जो 6वां आपका जो सजीवता का लक्षण आता है वो है उपापचय। क्या है? उपापचय। इधर देखो, अगला जो है उपापचय मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, या मेटाबॉलिक। ये जो मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिज्म में उपापचय, इस उपापचय के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है एनाबॉलिक, एक तो एनाबॉलिक होता है, और दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, और इसको कहेंगे अपन क्या? अपचयन। और ऑक्सीकरण प्लस अपचयन
दोनों मिला के कहलाएंगे क्या? उपापचय। तो यहाँ पर जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक है दोनों मिलकर के कहलाते क्या? उपापचय। उपापचय में दोनों प्रक्रियाएं हैं, एक अपचयन की और दूसरी किसकी है? ऑक्सीकरण की। ये मेटाबॉलिज्म है और हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म बराबर एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, अर्थात उपापचय बराबर अपचयन प्लस ऑक्सीकरण, अपचयन प्लस ऑक्सीकरण, अपचयन प्लस ऑक्सीकरण। तो जितने भी सजीव होते हैं उन सभी सजीवों में उपापचय की प्रक्रिया होती है, अर्थात अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों प्रक्रियाएं होती है। अब इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है? देखो, अपचयन, ये जो अपचयन है इसको संश्लेषणात्मक या निर्माणात्मक, संश्लेषणात्मक या निर्माणात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया के दौरान हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पदार्थों का निर्माण किया जाता है। पदार्थों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। एक बार फिर से, अपचयन को संश्लेषणात्मक या निर्माणात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान सजीव प्राणियों में पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जैसे प्रोटीन का निर्माण, वसा का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है इसके द्वारा निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, भोज्य पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये जो अभिक्रिया है वो संश्लेषणात्मक या निर्माणात्मक, दोनों ही अपन इसको कह सकते हैं, संश्लेषणात्मक या निर्माणात्मक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो ये आपकी हो गई अपचयन। इसमें अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो हम कह सकते हैं प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण। और तीसरा यदि हम कह सकते हैं तो कह सकते हैं वसा का संश्लेषण या वसा का निर्माण, वसा का संश्लेषण या वसा का निर्माण। अब अगला आपका जो है वो है ऑक्सीकरण। अगला कौन सा है इसमें? मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ये जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण, इसको कैटाबॉलिक जिसको बोलते हैं, इसको जो ऑक्सीकरण होती है इसका जो दूसरा नाम है वो है विघटनात्मक, अर्थात इससे पदार्थों का निर्माण नहीं होता, पदार्थों का विघटन होता है। पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अपचयन, इससे पदार्थों का निर्माण होता है, ऑक्सीकरण, इससे पदार्थों का विघटन होता है। अभी हमने पढ़ा था पदार्थों का विघटन कैसे होगा। जैसे हमारे पास ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ
जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो CO2 प्लस जल और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो भोज्य पदार्थ है, इस भोज्य पदार्थ का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। और यहाँ पर इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जो भोज्य पदार्थ है, इस भोज्य पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है, जो एनाबॉलिक है, इसमें तो भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है और इसमें भोज्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का विघटन, दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्रोटीन का विघटन, प्रोटीन का विघटन, और तीसरा हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर वसा का विघटन, वसा का विघटन। तो इस प्रकार से ये जो निर्माण की प्रक्रिया या विघटन की जो प्रक्रिया होती है वो सजीवों में होती है, निर्जीवों में प्रक्रिया नहीं होती। तो ये आपका जो छठवां जो आपका सजीवता का लक्षण था, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक सातवां जो लक्षण है वो है संवेदनशीलता। सातवां कौन सा है, संवेदनशीलता। सातवां कौन सा लक्षण है, संवेदनशीलता। अब देखो आप, ये जो संवेदनशीलता का जो गुण होता है, ये संवेदनशीलता का जो गुण होता है, ये गुण सभी जीवित या हम कह सकते हैं सभी जीवधारियों में पाया जाता है, सभी जीवधारियों में पाया जाता है। और जो निर्जीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता का गुण नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है कि जो सजीव होता है वो सजीव चाहे बाहरी उद्दीपक हो चाहे कोई आंतरिक उद्दीपक हो, उस उद्दीपक को अनुभव करता है और अनुभव करने की जो प्रक्रिया होती है वो ही कहलाती है क्या, संवेदनशीलता। तो हम कह सकते हैं कि किसी सजीव द्वारा बाह्य उद्दीपक या आंतरिक उद्दीपक को अनुभव करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही संवेदनशीलता कहते हैं। हमारी जो त्वचा होती है वो संवेदनशील होती है। तो त्वचा पर जब कोई भी तिनका या कोई भी मच्छर या कोई भी कीट आकर के बैठता है तो तुरंत ही हमें उसका अनुभव हो जाता है कि मच्छर किस स्थान पर बैठा हुआ है। तो यही गुण क्या कहलाता है आपका, संवेदनशीलता कहलाती है। अगर संवेदनशीलता का गुण नहीं पाया जाता प्राणियों में तो जो भी कोई बाह्य उद्दीपक होता, तो बाह्य या आंतरिक जो उद्दीपक होते हैं उन उद्दीपकों के प्रति फिर हमें ज्ञान का अनुभव नहीं होता। तो हम संवेदनशीलता की परिभाषा क्या बोल सकते हैं, किसी सजीव द्वारा बाह्य उद्दीपक या आंतरिक उद्दीपक, बाह्य उद्दीपकों कर लो, बाह्य उद्दीपकों या आंतरिक उद्दीपकों को अनुभव करने की प्रक्रिया, अनुभव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संवेदनशीलता कहलाती है। तो किसी सजीव द्वारा बाह्य उद्दीपकों या आंतरिक उद्दीपकों, कोई भी इस प्रकार के उद्दीपक होते हैं वातावरण में, तो उन उद्दीपकों को हमारा जो शरीर है वो अनुभव करता है और अनुभव करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया संवेदनशीलता कहलाती है। तो आज हमने यहाँ पर 3 जो है लक्षण पढ़े थे, एक संवेदनशीलता, दूसरा जो था वो आपका श्वसन, और तीसरा जो था वो मेटाबॉलिज्म, जिसमें 2 थे, एक एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक। तो आज के लिए हम इतने से ही सजीव के लक्षण पढ़ेंगे। अभी सजीवता के जो लक्षण हैं वो अभी और भी बकाया है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट।